तो 12th केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। 24 में इसमें से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑब्जेक्टिव, 1 लॉन्ग टाइप का, 5 4 9 नंबर का क्वेश्चन, ओके, 9 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी शॉर्ट टाइप, कभी तो शॉर्ट टाइप का कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन दो शॉर्ट टाइप भी आया, लॉन्ग टाइप भी आया, लेकिन लॉन्ग टाइप हर साल आया है इससे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना, वो पूछा गया है कई बार। फर्स्ट ऑर्डर वाला तो एकदम हाईलाइटेड है, और एक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, खास आर्हेनियस थ्योरी वो पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब लेकर आए हैं। तो पहले थ्योरी पूरा कर लेंगे कंप्लीट, ओके। पूरा देख लो, लॉन्ग टाइप का हर बार आया, बस पीछे नहीं आता, उधर देख लो। कभी कभी तो 2018 में 2 लॉन्ग टाइप पूछा हुआ है, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ने वाले चैप्टर में, सुनो ना, पहले अपना एज यूजुअल हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स का पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, ओके, प्रिसाइज वे में। उसके बाद सुनो ना, कॉपी खोल के रखे रहना, जो लिख पढ़े हुए हो, जो नहीं पढ़े वो देख लेना, समझ लेना, पहले समझो बात को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और लास्ट में फिर सब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, इसी में सब्जेक्टिव बताएंगे हमको कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करो, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करने के लिए पूछा हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन बोलो अफेक्ट होता है, वो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसी में ऑर्डर आएगा, मॉलिक्यूलरिटी आएगा, उसको पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझेंगे। उसके बाद टेम्परेचर के साथ कैसे रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट करता है वो पढ़ेंगे, जिसमें आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये शॉर्ट छोटा सा है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ओके, दुका लिखो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सुनो, मतलब कि ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के स्पीड को पढ़ते हैं, समझिए, क्या पढ़ते हैं बताओ, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 10th 11th में ये इक्विलिब्रियम, तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते थे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन के स्पीड को नहीं स्टडी करते थे, ओके, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को स्टडी नहीं, उसमें बस ही देखते थे कब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के स्पीड को पढ़ेंगे, ओके। देखो, नेचर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं, कुछ वेरी स्लो होती हैं, ठीक है। बस में बनने का बोला तो बहुत सारा, जैसे तुम देखोगे कि कुछ रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, जैसे आयनिक रिएक्शन जितना होता है जिसमें आयन इन्वॉल्व होता है, ओके, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि तुमने क्या किया, इधर से NaCl डाला, उधर से तुमने AgNO3 डाला, अब मिक्स करोगे एक बार AgCl बन जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फटाक नहीं, माने कि मिनटों में सेकंडों में बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, माने कि बहुत फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट। सोडियम को पानी में डालो, फटाक से आग पकड़ लेगा, फट फट करेगा, ठीक है, यानी फास्ट रिएक्शन है, क्यों, हाईली रिएक्टिव होता है। तो फास्ट जितनी आयनिक रिएक्शन होती है ना, वो जनरली क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। वेरी फास्ट रिएक्शन का स्पीड कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है, उसके स्पीड को हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ओके। निकाला जा सकता है, मुमकिन है, साइंटिस्ट निकालते भी हैं, लेकिन उस फास्ट रिएक्शन के स्पीड को, रेट को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, ओके। उसको मुमकिन नहीं होता, उतना आसान नहीं है निकालना, ओके, जिस तरीके को हम लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं। अब वेरी स्लो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है 100 साल तक होता है, ओके, 150 साल में होगा, बस समझ रहे हो। जंग क्या लग रहा है तुमको, जंग लग जाता है 1 दिन में 2 दिन में, लोहा में जो जंग लग रहा है वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्या 1 दिन में लगता है, नहीं, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ लोहा ऐसा भी होता है जो 5 साल तक के बाद ही खराब होता है ही नहीं होता है। तो 1 दिन का तो प्रोसेस है नहीं, तो वेरी स्लो प्रोसेस, उस इतना स्लो है कि उसके भी रेट को हम लोग स्टडी इस चैप्टर में नहीं करेंगे। तो वेरी स्लो रिएक्शन, जो वेरी स्लो रिएक्शन होगा उसको भी नहीं पढ़ेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन भी नहीं पढ़ेंगे, मॉडरेट रिएक्शन जो रेट वाले होंगे उनको पढ़ेंगे, जो मिनटों में, 10 मिनट 20 मिनट में होते हैं, उनमें सबको पढ़ने वाले, ठीक है। चलो, तो भाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज़ सुनो, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन में क्या होता है, देखो चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है कॉलिजन थ्योरी। बात को समझो, कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है। कॉलिजन थ्योरी कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करे, आप फिर वापस जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, कॉलिजन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो मिनिमम एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कोई बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कोई फास्ट रिएक्शन है जो सेकंडों में हो रहा है, तो उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। अरे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसी को नहीं होता है कि घर में देखते हो किसी को, हे खा लेना, तो मना न खाओ, खा लेना, न खाओ, बट जिद्दा, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो वेरी स्लो वाले का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, यानी जो बहुत स्लो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, लेकिन जो वेरी फास्ट हुआ उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देने की जरूरत बहुत कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम,
वेरी स्लो का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा। ओके, ये याद रखना। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्शन को कराने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ना प्रोवाइड हो किसी तरह में, अब एक्टिवेशन एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड हो सकता है, सनलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड हो सकता है, किसी एनर्जी का कोई भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार पूछा हुआ, इसको हिंदी में संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा, कौन ऊर्जा? हाँ, याद रखना। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो, इसका फास्ट रिएक्शन का बहुत कम होता है और इट रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली, इसके रेट को आसानी से निकाला नहीं जा सकता। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो सब फास्ट रिएक्शन होती है। अब वेरी स्लो रिएक्शन की बात कर लिया। ओके, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इसके भी रेट को हम लोग नहीं निकालते हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो मध्यम क्रियाशील मध्यम गति से चलने वाली रिएक्शन है, ओके, उनकी बात कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इसका मॉडरेट होता है, इसके रेट को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सुक्रोज को यानी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इनकी रेट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इनकी रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट जो है, स्पीड जो है वो बोलो मॉडरेट होती है। आ जाओ, अब सर रेट को डिफाइन कीजिए। रेट क्या होता है? कुछ नहीं, सुनो, जैसे सुनो, हम लोग डेली लाइफ में जो स्पीड जानते हैं, स्पीड को क्या करते हैं? डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। पढ़ते हो। लेकिन रिएक्शन के अंदर तुम जानते हो कि रिएक्टेंट खर्च होता है और प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट टाइम के अनुसार घटता है। जैसे स्टार्टिंग में तुम 100 मोल रिएक्टेंट के लोगे तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का होता जाएगा, घटता जाएगा, और प्रोडक्ट का होता जाएगा। तो रिएक्टेंट का घटना और प्रोडक्ट का बढ़ना, जिस स्पीड से घट रहा है या बढ़ रहा है, हम लोग उसी हिसाब से टर्म डिफाइन करते हैं। अगर रिएक्टेंट घट रहा है तो 1 सेकंड में कितना घट रहा है? मान लो 1 सेकंड में 100 से 98 मोल हो गया, 2 मोल घट गया, इसको बोलेंगे स्पीड। अब किसी रिएक्शन के अंदर मान लो 1 सेकंड में 5 मोल घट गया तो और ज़्यादा फास्ट है। किसी रिएक्शन के अंदर एक सेकंड में 10 मोल बच गया, 90 मोल खर्चा हो गया 100 में से। 1 सेकंड में से 100 लिए थे तुम, 10 बच गया, 90 मोल खर्चा हो गया, तो बहुत फास्ट है। माने जल्दी जल्दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा है। तो स्पीड को हम लोग कंसंट्रेशन से रिलेटेड करते हैं, और वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी ले सकते हो और प्रोडक्ट का भी ले सकते हो। लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है वो रिएक्टेंट का रिएक्शन के अंदर घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी कहीं चेंज कभी निकालेंगे, कहीं चेंज ना देखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन को टाइम से भाग करते हैं, तो हमको रिएक्शन का रेट निकल जाता है। हाँ, बस ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से भाग करते हो कि 2 घंटा, जैसे मान लो कि 2 घंटा 3 घंटा टाइम इंटरवल हो गया ना, तो उसको हम लोग एवरेज रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर तुम एक पर्टिकुलर टाइम से भाग कर रहे हो, स्मॉल टाइम में देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। बस यही है, ठीक है, ताक्षणिक वेग। तो भैया अब क्या है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के अनुसार घटता है, और हम लोग चेंज कभी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो मान लो कि पहले 100 मोल था, अब 90 मोल बच गया, यानी कि 10 मोल का चेंज हुआ, तो कैसे निकालोगे? 90 माइनस 10 तो माइनस 10 हो जाएगा, तो बाहर से माइनस लगाने से क्या होगा? रेट प्लस हो जाएगा, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये माइनस इसलिए लगाया जाता है कि डेल्टा ए का वैल्यू खुद में नेगेटिव आएगा। डेल्टा ए का वैल्यू क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल वाला छोटा होगा, इनिशियल वाला बड़ा होगा, तो छोटा में बड़ा घटा होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो याद 100 बात की एक बात, चूंकि ये नेगेटिव इतना ही बताता है कि रिएक्टेंट का चूंकि कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार घटता है इसलिए माइनस लगा दो, खत्म। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार बढ़ता है तो उसमें प्लस लगा दो, खत्म। तो रेट आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, और रेट आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। बस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लोगे तो माइनस लगाओगे, और प्रोडक्ट का लोगे तो प्लस लगाओ, बस इतना सा बात है। और इसकी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। बस खाली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको भी भाग करना पड़ेगा। ओके, आ जाइए, वो सारी बातें हमने समझा दिया। यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं हूँ। ओके, देखो ये एक रिएक्शन है अमोनिया वाला गैस का। देखो ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, और अमोनिया के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अगर इसका रेट, इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं तो नाइट्रोजन खत्म हो रहा होगा और हाइड्रोजन भी खत्म हो रहा होगा और अमोनिया बन रहा होगा, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट तो 1 है ना, लेकिन रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेना। बैलेंस से अगर नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस है ये, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या लगा दोगे? माइनस। इस रिएक्टेंट में माइनस लगा दो, लेकिन 3 है ना कोएफिशिएंट, ये इस कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। और यहाँ पर अमोनिया में 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। समझ आया? तो ये क्वेश्चन इस पर बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये मैंने बता दिया। डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे रेट। ओके, समय नहीं लगाओ, समय नहीं लगाओ। जी जी जी, हम समझ गया, समझ गया। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को बेटा, हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पे चलना है, ठीक है। अब एक है लोमा का चीज़, लॉ ऑफ मास। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव 3-4 बार ये आ चुका है कि जो रिएक्शन का रेट होता है ना, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मेरी बात ध्यान सुना,
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कंसंट्रेशन, सारे कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का सारा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, या वो रिएक्टेंट आपस में कॉलिजन करे कोई ज़रूरी नहीं है, यानी सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो हम लोग उसी मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो उस कंसंट्रेशन के उस हिस्से को बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। याद ना, सक्रिय द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान? तो याद ना, रिएक्शन का रेट तुमको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ओके, एम्पिरिकल मास, एक्टिव मास। आंसर कहाँ मारोगे? एक्टिव मास मारोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलोगे भाई, समझा रहे हैं। एक्टिव मास वो कंसंट्रेशन का मास अमाउंट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या खर्च होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी रिएक्शन का रेट एक्टिव मास के ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर चढ़ा दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? रिएक्टेंट का एक्टिव मास। किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का एक्टिव मास लिखा हुआ। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एग्जाम में लॉ ऑफ मास एक्शन पूछा नहीं गया, लेकिन 11th क्लास का, लेकिन 12th में आ सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन डिफाइन करने के लिए दोनों में कुछ नहीं करना है। ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक जनरल सा रिएक्शन है। कॉफी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? ए। तो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, तो ए का पावर ए कर दो, बी का पावर बी कर दो, ये लिख दो। लेकिन ये जो लॉ है ना, दिस इज थ्योरेटिकल लॉ। कौन लॉ? ये प्रैक्टिकल लॉ नहीं है। प्रैक्टिकल लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ, इसका क्या मतलब समझे? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी को चढ़ा दो पावर। लेकिन ये तो रिएक्शन से हम देख के लिखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये ए और बी के अलावा भी कोई दूसरा वैल्यू आ सकता है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एक एक कॉन्सेंट्रेशन का एक पावर भी हो सकता है, 2 पावर भी हो सकता है, 3 पावर भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो हमने 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, कितना दे दिया बोलो? कितना दे दिया? 2। तो इसके हिसाब से यहाँ 1 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। तो ये तो रिएक्शन के आधार पर लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 के पावर 2 के भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी इस पावर के अलावा भी डिफरेंट हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्डर डिफाइन करेंगे उसी बोलेंगे। बट लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है सीधे आप क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर चढ़ा दो, जो कि प्रैक्टिकल लॉ नहीं है, थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, कभी कभी ये बराबर हो भी सकता है। ओके, आ जाइए। तो वही रेट लॉ है, इसको रेट लॉ बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे ए पावर नहीं चढ़ाया, बी पावर नहीं चढ़ाया, हमने कहा क्या, कोई अदर पावर एक्स और वाई चढ़ाया। जो हाँ, ये कंफर्म है कि एक्स जो होगा वो ए से या छोटा होगा या बड़ा होगा। बड़ा नहीं हो सकता, अभी जो बोले थे मिस्टेक बोल दिए थे, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। वाई जो होगा वो बी से छोटा होगा, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। ओके, बता दिया। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर जोड़ दोगे तो ऑर्डर निकल जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कौन लॉ है? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ऑर्डर। ओके, ये ऑर्डर, जैसे एक्स प्लस वाई को ऑर्डर बोलते हैं। अगर एक्स प्लस वाई बराबर एन, यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 आया तो उसको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 आया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बता दिया। ओके गाइस, जैसे ये इसका बोल दिया, अब तो ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा बोलेगा ऑर्डर बताओ क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर ये ए का पावर 3 कर देंगे, बी का पावर 2 कर देंगे, 3 2 5। यानी कि इसका क्या मतलब है, मानी कि ये रिएक्शन हमने लिख दिया और तुमको बोला रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कोई बच्चा क्या करेगा, क्या लिखेगा ऐसे, और यहाँ पे ए का पावर 3 कर देगा। ओके, और यहाँ पे बी का पावर 2 कर देगा, अब बोलेगा इसका ऑर्डर बताते 3 2 5 कर देगा। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो कोई जरूरी नहीं है, तो इस तरह नहीं निकालोगे। वो हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 3 पावर 2 पावर है, वो ये एक्सपेरिमेंट से आएगा। 3 का मतलब ये हुआ कि अगर ए का कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो तुम्हारा रेट 8 गुना बढ़ जाएगा। 2 का पावर 3 है, अगर तुम बी के पावर को डबल करोगे, बी का कंसंट्रेशन डबल करो तो 2 का स्क्वायर है, 4 गुना बढ़ जाएगा। समझे बात मैंने क्या बोल रहा हूँ? यानी कि ये है मतलब, अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, डेटा को देख करके पता चल रहा है कि वो एक को डबल करने पे रेट 8 गुना बढ़ रहा है, समझ जाएंगे ए का पावर 3 है। बी को डबल करने पे रेट 4 गुना हो रहा है, यानी कि समझ जाएंगे बी का पावर 2 है। समझ आए बात को? तो ऑर्डर इस तरह डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। इसमें हाँ, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं। जैसे देखो, देखने से लग रहा है ए का वैल्यू बढ़ा है, ओके, बी का 6 है, रेट 10 है। एग्जाम्पल देने के समझाने के लिए मैंने ले लिया है। ए को जैसे डबल किया, आर 4 गुना बढ़ गया, यानी कि डबल करने में 4 गुना, यानी कि ए का स्क्वायर होगा। ए का क्या होगा? अब चलो, अब ए को 12 रखते हैं, अब बी को डबल करते हैं। बी को जैसे डबल किया, आर बी डबल हो गया, आर बी
तो सोचो डबल माने ए को बी को डबल करने में आर भी डबल यानी कि पावर 1 होगा, कितना पावर होगा, पावर 1 यानी कि बी का पावर 1 होगा, ए का पावर 2 होगा, वह लिखा हुआ है 2, कहाँ लिखा, ए का पावर 2 बी का पावर 1, ऐसे एक्स डेटा से निकाला जाता है। ये ऑर्डर हो गया 2 1 3। अभी देखो ये 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, छोटा है, ये 1 जो है ये 2 के बराबर नहीं है, तो स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट तो पावर नहीं चढ़ा। तो सिंपल बात है, कुछ पावर चढ़ता है जो कि हो सकता है स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट से अलग हो लेकिन छोटा या बराबर, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे, और कभी भी ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दे देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है तो सीधे दोनों को पावर को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। हाँ ऑर्डर में भी फ्रैक्शन, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ओके, ये बात याद रखना है, ओके। ऑर्डर में भी फ्रैक्शन मैंने बता दिया सारी बातें। अच्छा कुछ रिएक्शन होती ऐसी होती हैं जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, मेरी बात को दिमाग में बैठाओ, जितने भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं, वो सभी की सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन कितना तुम डाल दो कंसंट्रेशन, सनलाइट नहीं रहेगा तो रिएक्शन होने वाला माने वो सनलाइट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन की रेट ये हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड, आप हाइड्रोजन 2 मोल ले लो, 4 मोल ले लो, 500 मोल ले लो, 5000 मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक सनलाइट नहीं होगा रिएक्शन हो ही नहीं करेगा। सो इस रिएक्शन का रेट बोलो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है उसको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये सब जीरो ऑर्डर, ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। अभी आएंगे क्वेश्चन लेकर के तो तुमको समझ में आए, ओ माय गॉड सर बोल दो, ये कि पावर 1 2 कर दो, ओ माय गॉड। सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन है बता दिया मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये देखो ये कुछ एग्जांपल याद आना, जैसे 2NO2 दूर लग रहा है लेकिन ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन ऑर्डर रिएक्शन, इसका ऑर्डर 1 होता है, यानी पर्टिकुलर रिएक्शन है, तुमको याद रख लो तो अच्छी बात है। जैसे ये वाला याद रखो तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद रख लो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी से पूछ देगा कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ये तुमको 2 1 ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बता दिया। ओजोन का बनना, ओजोन का फॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलेगा द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बता दिया। H2Br2 ये भी ये इसमें ये 3/2 ऑर्डर फ्रैक्शनल, ये तो क्वेश्चन दिया हमने एग्जांपल समझाने के लिए। बट चलिए अब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब तुम जानते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactant raised to the power some power other than stoichiometric coefficient। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था, तो ध्यान दो। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। रेट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू दी सम पावर विच इज लेस देन और इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ, ओके। दिस इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, बस इससे ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। क्या भेजा में भिज रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर से अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वहाँ से हटा होता है रेट कांस्टेंट मिलेगा। ये जो के है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट। अगर आपको कभी भी कोई नया टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना होता है, इतना साल से पढ़ रहे हो तो ये बात को तुमको तो आ ही गया होगा समझ में कि कभी भी नया टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना तो बाकी चीज़ों को एक बनाना पड़ता है। जैसे इसके साथ जो भी गुना में एक बना दो, तो इसका एक माने कि रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लो, रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लो, तो आराम से रेट जो है के बराबर हो जाएगा। 100 बात की एक बात, रेट कांस्टेंट रेट ही है, रिएक्शन का स्पीड ही है, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, यूनिट मोलर हो जाए, ओके। when rate constant is the rate of reaction of unit molar concentration of the reactant, है ना। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो उस टाइम में जो रिएक्शन का रेट आएगा उसी को रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। समझे बात को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बोलूं कि रेट किस बात पर डिपेंड करेगा, मैंने बोला टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं समझे। तो हम लोग रिएक्शन में रेट निकालने का मतलब रेट कांस्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकाल लिए तो उस रिएक्शन का हमको रेट तो पता चल ही जाएगा। तो ये बात है, सब वही लिखा हुआ है। तो दोनों का मोलर 1 हो गया तो वही लिख दिया मैंने, समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना, ये यूनिट लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हो गई,
कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन को होता है मोल पर लीटर, और टाइम का पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर घंटा, मोल पर लीटर पर डे, मोल पर लीटर पर ईयर, माने कोई भी टाइम का यूनिट हो सकता है, पर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन रहेगा। ओके, अब सुनो, अगर आपको के की यूनिट निकालनी है, जो कि कंसंट्रेशन ये भी है, कंसंट्रेशन ये भी है, दोनों पावर जोड़ दो, ये प्लस बाई एन हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमको किसका चाहिए, के करना चाहिए, तो सी कहाँ गया रे, कहाँ गया जहाँ रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, तो कॉन्सेंट यहाँ से कॉन्सेंट नीचे ले आओ, कॉन्सेंट्रेशन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/n हो जाएगा। तो ये अब n की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ, अगर तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो n की वैल्यू जीरो रख दोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो 1 रख दोगे, टू ऑर्डर रिएक्शन का तो 2, जनरली ये जीरो ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, ये सब। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये पहले बताओ, कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर उसका पावर 1/n। अब n की वैल्यू जीरो रखोगे जीरो रिएक्शन के लिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये 1 से 0 1 नहीं बचेगा, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड टाइम लिख दो को भी, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट की यूनिट होती है। क्या बोला फिर से बोलो, क्योंकि जीरो ऑर्डर में होगा तो ये 1 हो जाएगा, नहीं पूरा बट 1 होगा, तो जो रेट की यूनिट होगी वही के की यूनिट होगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तुम ये भी बोल सकते हो, जिस रिएक्शन का दो, जीरो ऑर्डर को डिफाइन करने का तरीका दो तरीका है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं जिस रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ये भी बोल सकते हो डेफिनेशन। ओके, दूसरा कि जिस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो, उसको भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। समझाया, इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और उसके बाद अगर n की जगह 1 ले लो, फर्स्ट ऑर्डर ले लोगे, तो n की जगह 1 ले लोगे, फिर यहाँ ध्यान दो, n की वैल्यू 1 लो तो 1 में से 1 करते 0, अब इस पूरे होल का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये खत्म, तो खाली पर सेकंड बचेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट। कई बार एग्जाम में पर सेकंड बोलते, पर मिनट बोलते, पर घंटा बोलते, पर डे बोलते, पर ईयर बोलते, पर कोई भी टाइम का यूनिट बोलते, पर बस पर पढ़ाना है, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सुनो, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखो तो 2 में से 1 में से 2 तो माइनस 1 हो गया, माइनस हो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जो मोल पर लीटर ये लीटर पर मोल हो जाएगा, लीटर पर मोल, पर सेकंड तो रहेगा लीटर पर मोल पर सेकंड। ये भी पूछा हुआ है कूट के, आप 3 ऑर्डर का बोले तो n की जगह 3 रख दो, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हमको तो बोले सर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, जीरो ऑर्डर का होता है वही होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, और फर्स्ट ऑर्डर का होता है पर सेकंड, और जो 2 ऑर्डर का पूछेगा, 2 ऑर्डर का तो सीधे लीटर पर मोल पर सेकंड, ओके, खत्म, उल्टा कर देंगे। ओके, आई दो इक्के का वैल्यू दे देगा, अब बोले बताओ कोई इसका और कौन ऑर्डर रिएक्शन है, बोले पर सेकंड यूनिट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है सीधे। क्या समझे बात को, अरे समझे कि नहीं समझे। ओके, रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, ओके, स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, ये सारी बातें हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सुनो कितना आसान है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर का जोड़ ऑर्डर कहलाता है, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट, जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखोगे तो उसमें रिएक्टेंट के पावर जो लिखे जाएंगे वो स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, तो उसको ऑर्डर हम लोग नहीं बोलते हैं। ऑर्डर बोलने के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। आप क्वेश्चन में तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर का जोड़ ऑर्डर कहलाता है, बस यही डेफिनेशन है। समझे बात को, हाँ समझे। तो ऑर्डर क्या है, देखो, द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन है ऑर्डर, हो गया। एग्जाम में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दोगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी इन फ्रैक्शन, माने फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर का भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, लेकिन फ्रैक्शन में 5/2, 3/2, 2.5/2 कुछ भी हो सकता है, समझे। फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं होगा ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और ये अब ना जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ज्यादा दिखती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दिखती है, 2 ऑर्डर की रिएक्शन थोड़ी रेयर दिखती है, 3 ऑर्डर की तो बहुत रेयर दिखती है, बहुत कम होता है, बहुत चांसेस कम है 3 ऑर्डर का, और उसके ऊपर तो होता ही नहीं है रिएक्शन, ओके, समझे बात को। इसलिए तो ऑर्डर जो होती है वो, सुनो, ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है। कौन वैल्यू बताओ, माने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है। माने तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन लिखा जाएगा रिएक्शन करके, तो याद ना ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू, माने एक्सपेरिमेंट से निकाला गया वैल्यू है, ओके, बता दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन, बता दिया ना। अरे समझ में आएगा ना ये वाला बात, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू बता दिया है। ये सब छोड़ो, यूनिट, ये सब वैल्यू ने निकालना सिखा दिया है, सब डेटा दे करके पहले शुरू में दिखा दिया।
और दो तरह का रिएक्शन होता है। मैंने बोला ना कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जो लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, और जैसे x a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, है ना, ये नहीं बोले थे, बराबर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। मतलब दुनिया में बहुत सारी रिएक्शन हो रही हैं, मैक्सिमम रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जो एक स्टेप में ना होकर के बहुत सारे स्टेप में होती है। जैसे तुमको लगेगा, जैसे मैं यहाँ से लिख दूँ ए से बी, मैंने बोला कि रिएक्टेंट, मैंने लिखा बोला कि ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, बोल दिया ऐसा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बी तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, बीच में कितना काम से होकर गुजरना पड़ा होगा। जैसे मान लो तुम अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुमको लग रहा है डायरेक्ट तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अभी तुम अभी 15 को यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उस तो फाइनल रिजल्ट तो सब दुनिया वाला सिर्फ फाइनल देखेगा। अरे फाइनल नहीं देखेगा, आँख को खोलो, आँख को खोलो, उसका आँख को थोड़ा मसल दो, हाँ ठीक है, हाँ आऊँगी रात को जगी रही है, तो क्या होगा, खाला की तैयारी कर रही है अभी से भगाने की, चट्टी कहें की, बताओ 2:30 बजे तक जगी रहती है, आँख उलझा रहा है? देखो समझे बात को, मैंने क्या बोला, कहाँ थे हाँ, बहुत सारे जैसे बोला ना कि जैसे तुम लोग अभी फाइनल रिजल्ट आएगा, तो तुमको केवल फाइनल एग्जाम दोगे, उससे पहले 15 टेस्ट दे रहे हो, उससे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट 20 दे चुके हो, समझ लो 35 टेस्ट गुजरेगा, लेकिन कोई किसी को दिखाई, वो तुम्ही को पता होगा लेकिन सबको कौन दिखाई देगा, खाली फाइनल एग्जाम। वही है, ये रिएक्शन में तुमको खाली रिएक्टेंट ए दिख रहा है, प्रोडक्ट बी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि ए और बी के बीच में कोई सी बना हो, फिर सी से बी बना हो, सी दिखाई न दे रहा हो, सी कट जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन लग रहा है कि एक स्टेप में लिखा हुआ एक स्टेप में, लेकिन हो रहा है 2 स्टेप में, हो सकता है 3 स्टेप में हो जाए। तो दुनिया में बहुत सारी रिएक्शन हो रही हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ओके, जटिल अभिक्रियाएं हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन एक्चुअल में एक ही स्टेप है। तो जो एक ही स्टेप में सिंगल स्टेप रिएक्शन उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसी केस में स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ने के बाद ही हमको ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर वो बात नहीं होती है। तो आई थिंक जो मुझे बताना था वो बात समझ में आ गई होगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, इस केस में ऑर्डर जो होता है वो स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ के ही मिल जाती है। और हमने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको नॉन एलिमेंट्री बोलते हैं, इसमें जो है, इसमें क्या करते हैं, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रहा होगा। सुनो यहाँ पर ध्यान दो, कमाल का बात है, ये कमाल का बात है। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, जैसे ये सुनो मगरमट्टी की चट्टी, देखो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब ये हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉन्डिशन बताओ, आज का तुमको 3 स्टेप हम दे रहा है कि R से पहले बना होगा A, फिर A से बना होगा B, फिर B से बना होगा P। ओके, ये 3 स्टेप है, ये दूसरा, आइए तीसरा। और इसमें से क्या होता है, सुनो लड़का, सुनो, इस रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे सर? इस रिएक्शन का जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, मल्टी स्टेप में हो रही है, तो इस रिएक्शन का रेट कैसे निकलेगा? ओके, जैसे मान लो कि 2 टीमें हैं। कौन टीम है बताओ? 2 टीम है। एक टीम है, ध्यान दो, उसको दौड़ के जाना है वहां तक, उसको छूना है जीतने के लिए, ठीक है, बात समझे बात को। तो एक टीम है जिसमें तीनों एक जैसा आदमी, पतला दुबला दम तेज दौड़ने वाला, ठीक है, बात समझे नहीं। एक टीम है जिसमें 2 दम पतला दम तेज दौड़ने वाला, एक मोटा आदमी है। ओके, अब तुम बताओ कि जो दूसरी टीम है जिसमें एक मोटा आदमी है, वो उसका जितना किस बात पर डिपेंड कर रहा है? दोनों पतला आदमी के मोटा आदमी पे, मोटा आदमी पे ना, क्योंकि सबसे स्लो कौन दौड़ेगा? तो वो मोटा आदमी सोलो दौड़ेगा, वही है। तो उसका जितना इस बात पर डिसाइड करेगा कि मोटा आदमी कितना फास्ट चलता है, पहले वो जाएगा तो जीत जाएगा। कुछ समझ में क्या बोल रहा हूँ? सो जो स्लो चलता है उसी से रेट डिसाइड होता है। तो इसमें से जो स्टेप स्लो चल रहा होगा उसी से रेट डिसाइड होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, क्या होता है, क्या ये पेन है। इस पेन को बनाने के लिए क्या काम कर रहा होगा था? एक तो इसका खोपड़ी बनाया गया होगा, खोपड़ी ये पूरा मिला लो, खोपड़ी मान लो कि रिफिल नीब जो अलग है, ठीक है, रिफिल नीब। ओके, मान लो कि एक कंपनी जो बना रही है, सुन रहे हो, एक माने कि 10 घंटा ये बनाने वाला मजदूर अलग होगा, रिफिल बनाने वाला मजदूर अलग होगा, नीब बनाने वाला बोलो मजदूर अलग होगा। मान लो कि 5 घंटा 6 घंटा तीनों काम किया, और 6 घंटा में 100 ये बनाया, एक जो टीम था ये बनाने वाला, इसका कवर, ओके, ये बनाने वाला 100 बनाया, फिर रिफिल बनाया 80, रिफिल कितना बना 80, और निब बनाने वाला बना 50। बताओ कितना बनेगा टोटल पेन में? 50 बनेगा, ऑब्वियसली है, 50 ना तैयार हुआ। तो जो स्लो था उसी से उसका प्रोडक्ट डिसाइड हुआ। तो यहाँ पर भी है प्रोडक्ट, यानी कि जो रेट होता है रिएक्शन का स्पीड, वो स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, समझे उसको? तो इसलिए करें कि अपने स्टेप को स्लो लेकर चलो, ऐसे स्लो
स्लो आजकल जैसा होता है ये दौड़ दौड़ 21 दिन में पढ़ लेते हैं पूरा साल का, ना होता है। ओके, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं उसको। ओके, अब तुमको कभी सुनो सुनो, इसमें से कोई भी मान, मैंने बोल दिया कि स्लोएस्ट स्टेप ये है, मैंने बोल दिया ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो तुम जो ऑर्डर लिखोगे वो इसी हिसाब से लिखोगे। जो भी स्टेटमेंटिक क्वेश्चन हुआ है, एक तरह का ये एलिमेंट्री है, नहीं ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, सिंगल ना होगा, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंटिक क्वेश्चन होगा उसको पावर चढ़ा देंगे और वही हमारा ऑर्डर बन जाएगा, खत्म, टट्टा बाय बाय। ओ बबैया हो बबैया, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे बात को, भाई लिखा हुआ है स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बता दिया है मैंने। मॉलिक्यूलरिटी, अब सुनो अच्छा से, कुछ नहीं, अब काहे बोल रही हो, सुनो ना कल पहले। मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो मॉलिक्यूलरिटी का क्या होता है, सुनो क्या होता है, कितने दुकान लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, याद ना, ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकल सकता है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकलता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, जो आणविकता जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, वो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, ध्यान से सुनो मेरी बात को एकदम ध्यान से, जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेगा, मान लो ए के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, बी के एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, तो दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल मिलकर कितना मॉलिक्यूल हुआ, 3, तो उसको बोले उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, कितनी है, तो कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। आइए, हमेशा नंबर होता है, ये होल नंबर होता है, कभी भी ये जीरो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, जीरो। अरे रिएक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो आपस में रिएक्शन करेगा ना, लेकिन ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, बता दिया है, वही लिखा हुआ है। अब जिसकी मान लो कि 3, देखिए हम तो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने बोल दिया 2 1 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, तो इसको टाइम लगेगा। एग्जाम में मॉलिक्यूलरिटी पूछे, मॉलिक्यूलरिटी क्या था, डेफिनेशन लिखोगे, पॉइंट लिख दोगे, हाँ इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, खत्म, दैट्स ऑल। बताओ बुद्धि की तरह, रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाला रिएक्शन बोलो रेयर होता है, रेयर, पॉसिबल नहीं है, इज रेयर, बहुत मानी रेयर है, रेयर। अब दोनों में एग्जाम में पूछा जाता है, ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर 5 नंबर में कई बार पूछा हुआ है, दोनों में भी पूछा हुआ है। तो देखो डेफिनेशन देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पावर का जोड़ आएगा उसी को ऑर्डर कहेंगे। ओके, और ये जो है तुम्हारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितना आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, लेकिन इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, उसका ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यू है और वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। उसका इट इज डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए, और ये केवल एलिमेंट्री के लिए। इट कैन बी जीरो बट इट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए, कभी ऐसा होता है मॉलिक्यूल नहीं हो गया, बताओ। उसके बाद इट कैन बी फ्रैक्शन, बट ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऐसा थोड़ी होगा कि वो मॉलिक्यूल आएगा निगरा लुल्ला कहेगा ओ हम तो निगरे हैं, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है यार, मॉलिक्यूल आया तो आएगा, खत्म, टट्टा बाय। ओके, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट इट डजंट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। क्या बोला, आणविकता, ये छोड़ा ऐसा। अब चलते हैं अपने टॉपिक, अब बहुत जल्दी खत्म, बहुत जल्दी, चिंता नहीं करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, खत्म, टट्टा बाय। ओ भैया हो भैया, एग्जांपल है H2Cl2 2NH3 वाला, ये एग्जांपल याद रखिए, ये एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एग्जाम में लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन आएगा है हेलो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकलना, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जानते हो जीरो ऑर्डर, तो कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग में मान लो कोई रिएक्शन इसे लिख मान लोगे। ओके, मान लो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट लिख दिया। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जब T = 0 था तब केवल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था। ओके, और हमने कहा क्या टाइम T के बाद कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इसके टूट चुके होंगे, निकल चुके होंगे, तो हमने कहा कि X मॉलिक्यूल से निकल चुके होंगे, X मॉलिक्यूल निकल गए। ए स्टार्टिंग में A नॉट था ना, मान लो 100 मोल था, 100 में से 10 मोल टूट गया तो 90 मोल बचा, तो ये X टूट गया, जितना टूटा वही प्रोडक्ट न बना होगा, तो कितना टूटा होगा कि सर जितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ, मान लो कि हम बोले कि 90 बचा हुआ है, कुछ सेकंड के बाद 90 बचाने की 100 था, 90 बचा हुआ है, यानी कि 10 खर्चा हो गया होगा, तो क्या करो 100 में से 90 क्या करोगे, घटा दोगे, तो A नॉट में से घटा दोगे, ठीक है, A नॉट तो बड़ा ही होगा, तो X निकल जाएगा। अब हमको रेट लिखना, रेट कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, K इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 दोगे, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ से पावर 1 हो जाएगा, और रेट जानते हो dA/dt होता है, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ से क्रॉस करेंगे और उसके बाद आराम से इसको इंटीग्रेट करेगा, कि हमको D हटाना है, D को हटाने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
हाँ तो इंटीग्रेशन कर दो, इनिशियल कंडीशन लो, ओके। जब इनिशियल कंडीशन कब था, जब जीरो टाइम था, टी टाइम पे ए बचा हुआ था, इंटीग्रेट कर दो, डी ए का ए हो जाएगा, ओके यार, टी का डी टी का टी हो जाएगा, पुट कर दो, ये आंसर आ गया, ये खत्म है ये, ठीक है। समझे बात को? यानी कि देखो ना, देखने से लग रहा है कि ये जो है ये क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, ओके। हाँ, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, ओके। समझाया? समझ में आया? ये रिएक्टेंट का नहीं, हाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के टी के बाद बचा हुआ है, ठीक है, ये बता दिया, ओके। ओ माय बैड, हाफ लाइफ टाइम, कितने समय के बाद उसका कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा हो जाएगा। इसका देखो हाफ लाइफ टाइम जो है इसका होता है ए नॉट बाई 2k, इसका कितना, ए नॉट बाई 2k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम ए नॉट बाई 2k होता है, याद ना, के रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, इनिशियल कांस्टेंट दिया रहेगा, तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ओके। हाँ, एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्राफ कभी कभी ग्राफ भी पूछ देता है, सुनो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट टाइम पे इस पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, सीधे कांस्टेंट रेट से चलेगा। ये बताओ, रेट पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, सीधे। अब यहाँ देखो, ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का किसका है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ का वो घटेगा, लिनियरली का पावर एक आया था, ओके, ई का पावर एक्स आया तो एक्सपोनेंशियली में वो अलग होगा, और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का होगा, बढ़ेगा। ये जीरो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ये टच नहीं करेगा, ओके। कभी भी रिएक्टेंट कभी पूरी तरह 100% खत्म नहीं होना है, ओके। तो यहाँ पर बता दिया, ये जीरो से स्टार्ट हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना था, जीरो, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, बता दिए। बस ग्राफ याद रखना है, ओके। ये सारी बातें सब बातें हैं, ये बातों के बातें हैं, ये बातों के बातें हो गया, ये सब बात खत्म करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बताओ क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, उसका रेट कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, इसका यूनिट मोल पर लीटर परसेंट होता है, इसका हाफ लाइफ टाइम इतना होता है, फलना ठिकाना होता है, सारी बातें बता दिया, ठीक है। इसमें समय वेस्ट नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमको शांतिपूर्वक से हमने आपको क्या कर दिया, समझा दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ये बात आपको समझना है, मेरा काम नहीं है, ओके, हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कितनी कोटि की अभिक्रिया, माने इसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर एक ही होगा, कितना होगा, एक, हम एक ही रिएक्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, इससे बहुत सारा एग्जांपल है, तो बोलो द रिएक्शन हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैंने क्या बोला, सुनो, डेफिनेशन पूछ देता है। देखो अक्सर क्या होता है, बच्चा को 5 मिनट क्वेश्चन आता है, बच्चा क्वेश्चन रट लेता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डिराइव करो, एक्सप्रेशन निकाल देता है, लेकिन डेफिनेशन जब पूछता था मुंह खोल के बैठा रहता है, एक दो नंबर में कट जाएगा, एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, याद ना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तुम्हारा दिखने लग रहा दो है, नहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये दो ये जो है, सुनो मैं अभी बता, सुनो सुक्रोज रखे, यहाँ पानी रखोगे तो सुक्रोज और पानी का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, आगे समझाएंगे, ठीक है। सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और ये जो सुनो यहीं पर NaOH ले लोगे, क्या ले लोगे, NaOH, माने तुम बेसिक मीडियम में रख दोगे इसको, अल्कलाइन मीडियम में, तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है, कितना ऑर्डर का रिएक्शन हो जाता है, 2 ऑर्डर का, ओके। हाँ, पानी रहता तो फर्स्ट ऑर्डर का, बता दिया है, ओके। ये सब फर्स्ट ऑर्डर, ये तुम्हारा याद है, ये तुम्हारा एस्टर का रिएक्शन करवाया हुआ है, ठीक है। ऑल रेडियो एक्टिविटी, जितने भी रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन हो रही हैं सबके सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो, रेडियो एक्टिविटी, जितने भी रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना हो रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हाफ लाइफ वहाँ फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग 0.693/K, वो यहाँ भी पढ़ोगे, एकदम सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है, ओके। चलो आजा जिंदगी आजा, देखो तब मैंने क्या बोला, हेलो सेम काम, इसका कंसंट्रेशन में ए मान लो या ए जो भी लिखना मन करो, कितनी टाइम पे, अब ए मन से एक्स घटा दिया बचा, अब रेट जो होगा वो पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पावर 1 के, केवल एक ही रिएक्टेंट लेके चलना है, ठीक है। रेट ले लिया, यहाँ से हम रेट कांस्टेंट लगा दिया, अब एक को एक के पास है, डी को पास, अब डी को हटाना तो ये dx/x है, एक तरह का dx/, इंटीग्रेशन कर दो और ये इंटीग्रेट कर दो, ये तुम्हारा यहाँ पर से फॉर्मूला आ गया, इतना आया, लॉग आया है, लॉग क्यों आया, 1/a का क्या होता है, 1/a का लॉग ही ना होता है, केटी कर दो लॉग, तो ln a माइनस ln a नॉट, ओके कर तो log m/n लगा दोगे, तो यहाँ से log का फॉर्मूला आ गया, e की पावर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ln को जब भी तुम log में बदलोगे, log बेस पे, अभी बेस है e, क्या है कैलकुलस में है, बट ये बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये फॉर्मूला आ गया, एग्जाम में ये पर ला के छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रे। बोलेगा क्या, ड्राइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहीं तक आपको करना है, और हाफ लाइफ टाइम रखना, तो ये वैल्यू आता है, याद रखना, दो तुम ध्यान दो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का क्या आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद है, जीरो ऑर्डर क्या आया था, बोलो ना, जीरो ऑर्डर का क्या था, बताओ, हाफ लाइफ टाइम, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम बताओ, टी हाफ इक्वल टू क्या आया था, बताओ, a0/2k आया ना, a0/2k, यानी कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कहीं पर a0 आया, हाफ लाइफ टाइम में तो ना आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड
कंसंट्रेशन नहीं बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो बताइए कैसा रिएक्शन? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये भी पूछा हुआ है देखो फर्स्ट ऑर्डर में, बोलेगा सो दैट या प्रूफ दैट द हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये साबित करोगे, ये निकाल दोगे यहाँ पे, ये साबित कर दो। नहीं सिर्फ ये मतलब 5 मिनट पूछा तो बोल देगा कि हाफ लाइफ टाइम डिफाइन करो, तो डेफिनेशन लिख दो हाफ लाइफ टाइम का। ओके, कितने टाइम में वो 50% हो जाता है, और उसके बाद ये डिफाइन खत्म, 5 मिनट का आ जाएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? ये सारी बातें। और हमने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चूंकि सुनो, रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में लीनियरली डिक्रीज करता है, यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। प्रोडक्ट का वहाँ लीनियरली इंक्रीज करता है, यहाँ प्रोडक्ट का बोलो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ये सारी बातें हमने बात कर लिया है। और हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो टाइम इस पे बोलो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स से बता दिया, सारी बातें फर्स्ट ऑर्डर हो गई हैं, सब बातें हम टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुनो, ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो देखने में तो लगती है 2 ऑर्डर की, लेकिन होती है 1 ऑर्डर की। देखो ये क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन विच सीम्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वो लगता है 2 ऑर्डर का लेकिन होता है 1 ऑर्डर का। इसको हम लोग बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सुनो, या ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन जो जिसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, जैसे एक्सेस में हो। एग्जांपल देता हूं उनको, जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे ना, ओके, एसिडिक मीडियम में, कौन मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट मीडियम में, या एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे, सबका सब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस में होता है। अब मान लो कि ये ए जो है वो 0.1 मोल है, कितना मोल है, और बी जो है 100 मोल है। अब बताओ 0.1 मोल, तो इसकी जब 0.1 मोल से खर्चा होगा, इस्तेमाल तो 99.99 बच जाएगा। अब 99.99 बचेगा तो 100 ही ना बचा, यानी कि बी का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं किया, बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत नाम मात्र खर्चा हुआ, नहीं समझे? तो बोलते कि इसमें लग रहा है कि हमको 2 लग रहा है, लेकिन ये केवल एक ही पर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट, हाँ रेट। इसलिए हाँ कि ये 2 ऑर्डर का रिएक्शन लग रहा है लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, इसके लिए कंडीशन है कि कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होना चाहिए। हमने बता दिया सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, छद्म कोटिक की अभिक्रिया, छद्म कोटिक की अभिक्रिया क्या बोलते हैं इसको? जो बताया था अभी, जो पढ़ाए थे, ये क्या है? छद्म कोटिक की अभिक्रिया। ओके, वह रासायनिक विक्रिया जो दिखने में तो दो कोटिक की अभिक्रिया लगती है लेकिन होती है 1 कोटिक की। ओके, इसमें एक अभिकारक बोलो अधिक होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। ओके, बता दिया। ओके गाइस, अब चलते हैं, लास्ट टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? सर, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन नेचर पे, रिएक्टेंट का नेचर अलग रिएक्शन के लिए फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट बता ही दिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर के साथ बात करने वाले आज इधर ये एक्टिवेशन एनर्जी बोले थे ना, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्शन को चालू करा कर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। अब वेरी फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, अब वेरी स्लो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अब मॉडरेट वाले की मॉडरेट होती है। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है रिएक्शन के दौरान। ओके, the extra energy is supplied to the reactant molecule so that its energy becomes equal to the threshold energy is called activation energy। बता देता हूँ, चलो थ्रेशोल्ड एनर्जी का भी डेफिनेशन एक बार पूछा हुआ, देख लेना तुम लोग, ठीक है? मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये वैल्यू इज लो फॉर फास्ट रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। बता दिया, देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी यहाँ से हम लोग लेते हैं। एनर्जी कहाँ से लेते हैं गाइस? एनर्जी यहाँ से लेते हैं। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तुम बताओ, तुम खुद से बताओ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, एनर्जी रिलीज हुआ कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ? बताओ। रिलीज हुआ होगा। पहले 100 जूल था, अब 80 जूल बच गया प्रोडक्ट का, तो रिलीज 20 जूल तो चला गया, लुल हो गया। चलिए बोलो रे, अब ऐसे भी करो तुम दो, फाइनल हमेशा एनर्जी चीज निकालोगे तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओगे। ओके, तो माइनस आ जाएगा, माइनस मतलब रिलीज होना, ठीक है? समझिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। और ये ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, 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 तो रिएक्टेंट का कम, प्रोडक्ट का ज़्यादा, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ है तो प्लस हो जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन प्रोसेस हो जाता? तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसमें छिपी अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया है?
उसमें 6 पी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अब सुनो गौर से, सुनो, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए, दो रिएक्टेंट को कॉलिजन करवाना है, टक्कर लगाना है, ओके टक्कर, तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ रही, ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मारे, ब्याह होगा तब ना टक्कर मारेगा, तो ब्याह लोग मर गया, ओके, और इसके बाद वहाँ पर फिर उसका बच्चा पैदा होगा, लो खत्म, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक गया। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ऑलरेडी इसको इतना एनर्जी था, अब इतना एनर्जी उसको मिला, इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आर यू बुझिंग और नॉट गाइस? ओके, और इस स्टेट को बोलते हैं, देखो क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बॉन्ड टूटते हैं, अब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, बीबी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और ए बी का बीच का बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं बीबी बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बी एफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो इस स्टेट को बोलते हैं जहाँ पे अधूरा बॉन्ड, ओके, कुछ पुराने बॉन्ड कुछ टूट चुके होंगे, नए बॉन्ड कुछ बन चुके होंगे, इस अवस्था को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, याद रखना है। ओके, oh my god, तो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बता दिया ये सारी बातें। यहाँ पर देखो, ये है कौन रिएक्शन हो गया, ये बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन रिएक्शन है ये, क्योंकि देखो ना ये रिएक्टेंट का कम है और प्रोडक्ट का ज़्यादा है। ओके, बता दिया। चलिए आर्हेनियस क्वेश्चन, आप सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, सुनो, ये आर्हेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से पता चलता है कि रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विथ टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने से, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन लगभग दुगुना हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, 2 से 3 गुना होता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, और टेस्ट में क्वेश्चन में पूछे हुए थे, ठीक है। तो देखो आर्हेनियस से क्वेश्चन तो ध्यान दो, बताओ टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली की डायरेक्टली है, माइनस ना होता तो इन्वर्सली होता, बट माइनस इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और रेट कांस्टेंट बढ़ी यानी कि स्पीड बढ़ी, खत्म। यही आर्हेनियस से क्वेश्चन, इसका नाम क्या है, कल लिखा हुआ है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, लगभग डबल हो जाता है। ओके, इसको टेम्परेचर कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, और क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एक क्या आर्हेनियस कांस्टेंट, चिंता नहीं करोगे, बहुत ईजी है। ओके, ये सारी बातें हमने कर लिया है। ये डायग्राम देख लोगे, ये 5 मिनट पूछा हुआ आर्हेनियस के क्वेश्चन का, यहाँ तक, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉलिजन थ्योरी शुरू में बता दिया, कॉलिजन थ्योरी तो शुरू में बता दिया कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, बस वही है कॉलिजन थ्योरी। कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सफिशिएंट, बोलो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सफिशिएंट कॉलिजन होना चाहिए, उसकी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे। दो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में टक्कर करेंगे तो कोई जरूरी सभी टक्कर से प्रोडक्ट बने, वो टक्कर का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर उसकी एनर्जी होनी चाहिए, कॉलिजन होनी चाहिए, तब जाकर उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, और इफेक्टिव कॉलिजन से ही बोलो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होती है। ये आप चलो, ये सब एग्जाम में पूछा नहीं गया था, तो देख लोगे ये सब चीज़ है, वो फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बता दिया। अच्छा, कैटलिस्ट कैसे असर करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। अब तुम बताओ कोई रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, 100 जूल देकर बात मान रहा है, कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको 50 जूल में मार देगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, खास तौर से पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं हम लोग जनरली, तो कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना। ओके, सो वी हैव, चलिए पहला एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहा, ये आपका क्वेश्चन है, हाँ क्या करें, चलो बताओ पहला आंसर बताओ। चलिए पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, बताइए आंसर बताइए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, आंसर बताओ, बताओ रे, कहाँ गई, करहटिया वाली, सॉरी क्या नाम है इसका, सुमन वाली, देखो यार, एक्टिवेशन एनर्जी 2021 का क्वेश्चन। ओके, कितना इजी क्वेश्चन देख रहे हो, तुम लोग जवाब दोगे, हम नहीं जवाब देंगे, इसका आंसर बताओ। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो इसमें मैं बता देता हूँ क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है, गौर सुन क्या बोला है, सुन क्या बोला है, बोला है कि रिएक्शन क्या लिखा, द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब तुम बता, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, याद है ना। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या पड़ता है, टी हाफ बराबर, बोल दो ना जरा, बोलो 0.693 बटा के को निकालो, 0.06, बोलो ना, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं।
ओ मैं किसी से कहूँगा नहीं। और बोलो क्या बोल रहा है? क्या हटी हाफ कितना दिया हुआ? टी हाफ निकालना पड़ेगा लग रहा है। हाँ ओके चलिए। ओके आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? Half of this reaction is independent of concentration of reaction. After 10 minutes, volume of N2 gas is 10 liter. After complete the reaction, 100 liter. 100 complete 100 reaction. The rate of constant of reaction per minute में, minute per minute. Okay. तो कैसे निकालोगे पर मिनट में बाबू? रेट कांस्टेंट निकालना ना, रेट कांस्टेंट। टाइम कितना दिया? 10 मिनट दिया होता तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट मतलब 10 मिनट, मिनट मिनट भी लिखना है 10 मिनट। तो आंसर 0.0693। ओके 0.0693 0.0693। ओ छोड़ो ये ऐसे नहीं करने, ऐसे नहीं करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत लंबा कर दिया। एक और हम लोग पढ़े थे, याद है? ln2 0.693 किसका होता है? ln2 ना बट्टा के, ये ना लिखे थे तो ln2 ही कोई बोलते हैं। इसमें से हम ऐसे निकाले थे 2.0। बोलो ना कितना था ये? बोलो ना, बोल नहीं रही हो। नहीं, जो log 2 से पर बाहर निकालते कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? ln2 करना तो क्या करते हैं? 0.2 आप सही है 2.303 ये ना log 2 बेस 10, ठीक है बेस 10। हाँ बट्टा के का लोग 10 रख दो, ये log 2 भी छोड़ दो, log 2। तो क्या कर, ये सही लिखे नहीं वाला? ये सही है। लो फर्स्ट पहले थ्योरी दिखाओ, फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन का थ्योरी दिखाओ, फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन का थ्योरी दिखाओ, या जीरो ऑर्डर का जो भी दिखाना दिखाओ। दिखाओ ना तो मुझे कोई दिखा दो ना, कोई भी दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा। ये तो यार बेचारा फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन का है, जीरो ऑर्डर डायरेक्शन का है। मिला थ्योरी फॉर्मूला देखने दो, कहाँ ग्राफ के खाली है। हाँ 2.303 ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट log 2 है, log 2 लिखा ना मैंने। 10-20 बार कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो ना, ईमानदारी से बात करो ना, ठीक है। log 2 सही लिखे था 2.303। अब 10 मिनट हो गया, ये हो गया। अब इसका आंसर जो है क्वेश्चन का दिया हुआ है 2.303, यही आंसर होगा। आंसर कौन हो जाएगा? सी 2.303 बट्टा 10 log 2, यही आंसर होगा। ठीक है परफेक्ट, समझो बात को। 2.303 बोलते हैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया, हम लोग इसको गुना करके ना लिए थे 0.0693, ये नहीं था बटा 10, तो आंसर आता है 0.0693 ये आता है। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, समझिए। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे क्या भाई, ln2 जो पढ़े थे ना, ln2 पढ़े थे उसी को रहने थे। ln2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2.303 इंटू log 2 होता है। log 2 में 10 बेस है ही है, तो ये तो है log 2। ओके और 2.30 बटा 10 मिनट रख दिया, के का वैल्यू हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या निकल गया? मैं यहाँ से हाफ लाइफ टाइम हटाता हूँ, के को यहाँ कर देता हूँ, के यहाँ और टी हाफ, और यहाँ पर तुमको दिया हुआ है कितना? 10 मिनट टाइम। कितना टाइम दिया हुआ है? आंसर निकाल दो। तो आंसर कौन हो गया? सी। चलो आप बताओ, जल्दी टाइम नहीं लगा, आप टाइम लगा, आप बताओ। ये सवाल होता तो समझेंगे। हेलो एक्टिव मास, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्टिव मास। चिल्ला चिल्ला के बोले थे थ्योरी में, ए हेलो बेबो, देखो ना बेबो, ये बताओ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज टाइम के साथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा कि मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, मे रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम? और ये डिपेंड करता है रिएक्शन के कंडीशन पे, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, स्पीड बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आंसर कौन होगा? मैक्सिमम टाइम इसका आंसर दिया हुआ डिक्रीजेस विद टाइम। ओके लेकिन आंसर होना चाहिए मे इंक्रीज विद टाइम। ओके बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे? बताओ, रिएक्शन के कंडीशन पे। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, मैंने बहुत सारे बुक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है? डिग्री, लेकिन आंसर क्या होगा बता दिया मैंने। अब बताओ इसका बताओ, ओ वही वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बताओ, बताना भी नहीं आता। स्लो स्टेप कौन है? हाँ स्लो स्टेप या OO3। OO3 कहाँ पर है? OO3 ऑप्शन नहीं दिया हुआ। OO3 OO3 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, मुझे सही करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। OO3 दो ना, OO3 कहाँ पर है? OO3 ओ ना दिया हुआ है, मुद्दा यही ना है, मुद्दा ये ना। O3 का पावर 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? OO3 यहाँ पर ओ तो यही का है, ओ ये गलती दिया हुआ है,
चलो सही कर देते हैं, सही कर देते हैं। ये यही आंसर होगा। कौन आंसर होगा? सी, वही होगा। अरे स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप ये ना है, तो 1 पावर इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो बंदा हो गया। तो आंसर यही होगा। कौन आंसर होगा बताओ? सी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके चलो अब बताओ, इसका बताओ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितना बढ़ जाता है? 2 से 3 गुना, बोले 2 और 3 के बीच में, बताए थे डबल हो जाता है ना, बोलते हैं 2 और 3 के बीच में लगभग, ठीक है, लगभग डबल हो जाता है। जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट 50 है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर करीब करीब डबल हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। 100 से थोड़ा बहुत 2 से 3 गुना बढ़ता है, उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बताओ, ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ही आंसर लग रहा है। अरे बोलो ना, आंसर बताओ ना कौन सही है? ए बी सी? हाँ, बी, गुड। कितना गंदा तुम लोग का सोच है, कितना गंदा सोच है। बोले थे ए के लिए -1/2 दिया हुआ, बी के लिए 1 दिया हुआ है, सी के लिए रिएक्टेंट दिया, तीनों सही है, ऑल ऑफ दिस। अभी बताते कहाँ रहती चट्टी सब, ऑल ऑफ दिस होगा, बताओ। दोनों रिएक्टेंट नेगेटिव लगा हुआ है, मंगोली लाल का बच्चा। अब बताओ, जा इतना देर समझे? ये इतना बवा वाला क्वेश्चन नहीं, बताओ। ये तो वही क्वेश्चन लो, तो बीच में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोलो। सेकंड रिडक्शन वही, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो लीटर पर मोल उल्टा कर दो, लीटर पर मोल पर सेकंड, क्या है लीटर पर मोल पर सेकंड? सी, लीटर पर मोल पर सेकंड, मोल पर लीटर तो लीटर पर मोल पर सेकंड, समझ आया? हाँ, थोड़ा भी इधर उधर काम से गए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। सुनो 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 इधर सुनो, अरे सुनो ना, पहले सुनो ना। पीएच बोल रहा है 2 से 1 हो गया, पीएच कितना होगा? पीएच जान तो क्या होता है? पीएच माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पीएच। अब हाइड्रोजन आयन का बोला पीएच जो है 2 से 3 हो गया, तो पीएच अगर 2 होगा, मेरी बात सुनो, ए लड़का सुन रे, पीएच 2 होगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अगर पीएच 2 है, पीएच कितना है, तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तुमको याद होगा 10 का पावर -2, कितना होगा? कहीं माइनस हो तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। और अगर पीएच 1 होगा कितना होगा? तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 का पावर -1, माने उस पावर को चढ़ा देते हैं, ये पावर को ही हम लोग पीएच बोलते हैं, खाली माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब बताओ कितना कितना 10 का अंतर हुआ? एक ही 10 ना बढ़ा है, 10 का पावर, एक ही 10 का पावर का अंतर है, एक 10 का, माने ये 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना हुआ, कितना गुना हुआ? ये 1/100 है, 1/10 है, कितना गुना बढ़ा? पीएच 2 से 1 हुआ, पीएच घटा तो तुम्हारा जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 गुना बढ़ गया। ये था 1/100, ये 1/10, 10 गुना बढ़ा ना, 10 गुना, 1 10 का अंतर हुआ। अब 1 10 का अंतर हुआ तो तुम बताओ कहाँ गया? बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स हो जाता है, ओके, कितना? तो जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ेगा और 100 टाइम्स होगा तो कितना हुआ? 10 का स्क्वायर रहा होगा ना, स्क्वायर मतलब, समझ में आया? यानी कि 10 का स्क्वायर हुआ होगा तभी तो 100 टाइम्स हो जाएगा। कुछ समझ आएगा ना आया? तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया, जा आएगा मजा। 11 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, लीजिए बताइए। इतना टाइम, बट इतना टाइम लगाया, गाली लाल कर देंगे। 2 1 3, अंधा इंसान भी बोल देगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल दिया, दे रहा है कि रेट रिएक्शन है, तो अंधा इंसान बोल देगा। 13 नंबर बोलो, ये बोलो, जा इतना देर से बोलोगे, अभी पढ़ा क्या है? जीरो रिएक्शन है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जो भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक, सारी की सारी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, याद रखना है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, 14, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शेर सुनाया आपने, क्या शेर सुनाया? बी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, या क्या शेर सुनाया आपने, दिल खुश हो गया। अब बताइए, अगर ये जवाब नहीं दिए तो हम कूद करके आज जान दे देंगे, तुम लोग फंसोगे सब। बोला बी को ट्रिपल किया जाए,
तो रेट क्या हो जाएगा? वाट गुड 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 नहीं सही। हाँ हुआ, ये हुआ। देखो v का स्क्वायर है, आप ट्रिपल करो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? बकल वाला ऐसा बताओ, कोई जवाब नहीं दे भाई, एक बच्चा कर दिया। अब बताओ, अब ये भी नहीं बता पाओगे। 1/2 में 1/2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1। आंसर कौन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब बताओ 17, बताओ जो इतना देर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है, ये तो है जीरो ऑर्डर जीरो ना, ए पे डिपेंड करेगा ना रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताइए बताओ 18 बताओ। बोले थे ना जीरो, डेफिनेशन बोल के आए हैं, 10 पट्टे लाल कर देंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट की यूनिट सेम होती है। वही चिक चिक के जो काटते रहते बीच बीच में, हमको पता होता है कौन कौन क्वेश्चन देने वाला है, इसलिए देखो द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। ओके, तो बोल सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन भी बना सकते हो वाला, ठीक है, कि इफ द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम देन द रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया, ये भी डेफिनेशन बना सकते हो। बताए थे चिल्ला चिल्ला के। ये बताओ, ओ माय गॉड, हाँ जल्दी बोलो। टाइम के साथ रे रिएक्टेंट के साथ लिखा हो, रेट थोड़ी है ये बकलोला। रे रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के अनुसार घटेगा, आंसर सी होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार घटेगा ना। रेट थोड़ी है ये, रिएक्शन का रेट थोड़ी है, जीरो रिएक्शन का रेट थोड़ी है। रेट होता तब ना, रेट होता तब तो रेट में कंसंट्रेशन दिया हुआ रिएक्टेंट का दिया हुआ है। और तुमको पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार घटना है, लेकिन ये जीरो ऑर्डर में लीनियर नहीं घटता है, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली घटता है। तो आंसर ये होगा, का सी होगा। क्या कह रहे हो? क्या कितना क्वेश्चन था बाबू? 19। आप जल्दी कवर करने वाले हम लोग। क्या 19 था ये? 18 19 20 लो। जीरो डायरेक्शन के लिए पढ़ के तो आए हो, टी हाफ बराबर A0/2K, ना भूल गए हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, खत्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझा यार? ए इनिशियल कंसंट्रेशन ए को ए लिख देता, वो बता दिए तो फिर इतना इजी। बताओ 20 हो गया 21। हाँ ये बताओ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाह, ए बोल रहा है, किसका लड़का है? जीवन 693 पढ़ा के आए हैं। कहाँ रहता तुम्हारे? ये बताओ, अगर ये बार बता दिया ना, नहीं बताया तो बहुत मारोगे, बहुत मारेंगे। 22 में 24 में लगातार 2 साल। बहुत बना टाइम दे रहे हैं लोग। बताओ ना था। बताओ कौन बोला है कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है? ये पूछ रहा है। ज्यादा आगे बढ़ती हो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हाँ हो गया आंसर, खत्म। समझ गया जी, समझ गए। समझना भी नहीं आता, समझाना भी नहीं आता। चलिए आंसर हो गया बी, परफेक्ट। क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताए थे। ओके, उसके बाद ये बोले NH डाल दोगे तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ये तो है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये बता ही दिए थे। अब आ गए हम लोग, कितना क्वेश्चन किया? 22 एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन सब किए हैं। 22 क्वेश्चन ये है तुम्हारे प्रीवियस ईयर। और टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्योंकि टेस्ट वाला ऑलरेडी तुम्हारे कॉपी में आंसर होगा। तो टेस्ट वाला चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन निकालोगे, 15-20-30 उसमें होगा, और 20-22 हुई 52 क्वेश्चन तुम्हारे पास चैप्टर है। कितना क्वेश्चन लोगे? कितना लोगे? लो उछल के लो, बताओ। ये हो गया। अब सब्जेक्टिव देख लो, तो इसका क्वेश्चन का आंसर तुमको लिख के लाना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे फर्क पड़ता है? तो बोलोगे एक तरीका, कई तरीके से डेफिनेट लिख सकते हो। बोलोगे कि टेम्परेचर हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, जो लिखा है वो थ्योरी में, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग डबल हो जाता है। ओके, अब क्यों होता है? ओके, तो बोल सकते हो कि रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और वो जल्दी कॉलिजन करते हैं। बस हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है, खत्म। भैया हो भैया, खत्म। बताओ
What is activation energy? The minimum amount of energy which is required to molecule, reactant molecule, which is required by the reactant molecule to form activated complex या to form product. That's it. Okay. तो ये बोल सकते हो कि the minimum amount of energy which is required to the reactant molecules to form product is called activation energy. How is the rate of constant of reaction related to the activation energy? भाई Arrhenius theory बोले ना K बराबर A E का पावर माइनस E A बाई RT, याद है ना? वो लिख दोगे. अब बोलो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो डबल लगभग हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से बोलो टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जस्ट डबल हो जाता है, लगभग डबल होता है. ये बोलना जरूरी है. व्हाट आर द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट? भाई बता ही दिया जो ये ऑर्डर निकालना. ये क्वेश्चन नंबर क्या है बता देता हूँ. ये चौथा है, ये पांचवा है, बता दिए पांचवा. समझ आ गया? ऑर्डर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी सब कॉपी में लिखा हुआ है. यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल को बोलते हैं स्टार्टिंग. जा थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरा को बोलते हैं शुरू से, माने कि वो रिएक्टेंट के बाद जो एनर्जी वो एक्टिवेशन एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे से पूरा टोटल को. ठीक है. रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी स्टार्टिंग में रहेगा. मान लो 10 जूल पहले से है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 100 जूल चाहिए तो 90 ही ना चाहिए उसको, तो एक्टिवेशन एनर्जी 90 चाहिए. ओके, बट टोटल 100 जो पूरा उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्या बोलते हैं? द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये क्या नंबर हो गया? ये क्वेश्चन 5 हो गया. 6. ओके 6. द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना. जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या दे दिया है? अब बोला हाफ नहीं, तो 0.693 बाई के से भाग, इसी को भाग कर दोगे, खत्म हो गया. 5 से भाग करके पॉइंट. अब पर मिनट दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर. ये फर्स्ट ऑर्डर 9 भी लिखता ना तो तुमको फर्स्ट ऑर्डर समझना ही था. सोचने वाली बात है. ये 7वां. हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट. कैलकुलेट द मजाक क्वेश्चन है, मजाक. ठीक है. हाँ, so that the half life period of first order reaction independent of its initial concentration. हो गया ये 8. समझे बात को? भाई प्रूफ निकालना है, ड्राइव करना है फॉर्मूला. ठीक है भाई. 0.693 बाई के. हाँ नामा द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मतलब मूड खराब किया इतना बना के लाओगे. सब बना के लाओगे, तुम्हारा काम है. एक ही क्वेश्चन बार बार. लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देख लो. क्या है सब्जेक्टिव? क्या क्वेश्चन हो गया? 9 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. 21 में 5 नंबर का क्वेश्चन. रेट कांस्टेंट भाई फर्स्ट ऑर्डर का. भाई वहाँ तो जो लास्ट में बताए थे. ओके चलो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन भाई. ओके द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट का स्टेशनरी क्वेश्चन. डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच द टेम्परेचर लिख दोगे, कैटलिस्ट लिख दोगे, जितना फैक्टर लिखा तो 3 बार वाले बस हो गया. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? भाई है. व्हाट इज द अर्निस इक्वेशन? भाई अर्निस इक्वेशन लिख दोगे. और ये हो गया तीसरा. ये चौथा हो गया. Define order of reaction and molecularity of the reaction. Derive a general expression of the specific rate constant for first order reaction. खत्म. फर्स्ट ऑर्डर का बाप रे 12 में पूछा है, 21 में पूछा है, सब में खाली फर्स्ट ऑर्डर पूछा हुआ है. इस बार तो 24 में ना फर्स्ट ऑर्डर का पूछा नहीं पूछा है. तो इस बार का तो समझो कि हाईलाइटेड है. 0 ऑर्डर भी कर लो, फर्स्ट ऑर्डर भी कर लो और हार्डनेस थ्योरी कर लो. खत्म. सो वी हैव डन. 2 बजने से पहले खत्म कर लिए. बोले थे हम तुम लोग को, तो तुम लोग को यकीन नहीं होता. अच्छा और भी है. Define order of reaction. How will you know that a reaction is of first order? आप कैसे जाने कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? सीधी बात है. फर्स्ट ऑर्डर बोलने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन लिख दोगे या और उसका यूनिट अगर पर सेकंड है तो समझ जाएंगे. ओके तो समझ में आया. 6. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक्सप्रेशन निकालना है. 7. डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. भाई फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन लिख दोगे. काइनेटिक्स अगर बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन लिख दोगे, पूरा डिराइव कर दोगे फॉर्मूला. ओके व्हाई इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? क्योंकि ये रिएक्टेंट के कांस्टेंट के एक पावर पर डिपेंड कर रहा है इसलिए. ठीक है समझा. रिलेशनशिप नेवर कंप्लीटेड है, माने ये हम तुमको कंप्लीट वाला लिखा देंगे कि कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है होते रहता है, शुरू होते रहता है. फॉर अ केमिकल रिएक्शन. ये 8वां नंबर. क्या नंबर? फॉर अ केमिकल रिएक्शन द एनर्जी इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. ठीक है अब नहीं है ना, अब देखते नहीं है. बाप रे तो लोग ना खिलाओगे. हमने पक्का टाइम पर छुट्टी कर दिए हैं. ओह माय गॉड थैंक यू. तो अब कल चलेगा सरफेस केमिस्ट्री. सीबीएसई में नहीं है, बिहार बोर्ड में है तो पढ़ना है.